A very good afternoon to students. Now we are going to study chapter 6, electromagnetic induction. Electromagnetic induction was first explained by Michael Faraday. Michael Faraday explained that whenever a magnetic flux linking with a conductor changes, an EMF is induced in the conductor. This phenomena is known as This phenomena is known as electromagnetic induction. Okay. Before we start about what is electromagnetic induction, first we just see how electromagnetic induction came into study. ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में फैराडे ने बताया कैसे. ठीक है, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, या यूं कह लीजिए कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए. उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कंडक्टर के से लिंक्ड फ्लक्स अगर चेंज होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होगा. ठीक है, इसके लिए आपके एनसीईआरटी में 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं. तीनों एक्सपेरिमेंट्स की बात हम करते हैं. पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट नंबर 1. ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 क्या है? एक्सपेरिमेंट 1 इज माइकल फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल ली. ठीक, इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया. एंड यू नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ करंट इन अ सर्किट. किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए किसका लिया जाता है? गैल्वेनोमीटर का. ठीक है, अब यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर से कॉइल को कनेक्ट किया और इसके पास एक बार मैग्नेट लेकर आए. ठीक है, बार मैग्नेट कैसा था? इस तरह से कि उसका नॉर्थ पोल यहाँ हो, साउथ पोल यहाँ हो. ठीक है, माइकल फैराडे ने क्या फाइंड किया कि जब इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर कॉइल, जो का कॉइल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, या यूं कह लेते हैं कि इसको हम कॉइल 1. ठीक है, तो कॉइल 1 की तरफ जब हम इस बार मैग्नेट को मूव कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आता है. ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उस टाइम इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से के पास हमने जो एक कॉइल ज्वाइन की वहां पर कुछ ना कुछ करंट जनरेट हुआ. ठीक, फिर हमने क्या देखा कि जैसे ही इस बार मैग्नेट को हम अवे फ्रॉम द कॉइल ले गए, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन हुई और अब वो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में थी. ठीक है, यानी कि जब हम नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल ले गए तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एक साइड, और जब उसी बार मैग्नेट को के नॉर्थ पोल को हम अवे ले गए उस कॉइल से तो क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अदर साइड. ठीक है, और अगर इसको कोई मोशन नहीं दिया जाता, यानी अगर ये नो मोशन की कंडीशन में रहती है, इस कंडीशन में नो मोशन की कंडीशन में रहती है, यानी बार मैग्नेट को कोई मोशन नहीं दिया जाता, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ रहेगी? इन द मिडिल. ठीक है, 0 पर रहेगी. इसका मतलब कोई करंट जनरेट नहीं हुआ वहां पर. ठीक है, इसी चीज को उसके बाद उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए. ठीक, सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो किया वो क्या था उसको एक्सप्लेन करते हैं. एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2. ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही कॉइल 1 ली. ठीक है, इस कॉइल को अगेन कनेक्ट किया विद द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ अ बार मैग्नेट दे यूज्ड अ करंट कैरिंग कॉइल. एक कॉइल, ऐसी कॉइल यूज की जिसमें कि करंट ऑलरेडी जा रहा था. ठीक है, हमें पता है कि करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह बिहेव करती है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. ठीक है, तो यहाँ पर इस पाथ में जब इस कॉइल को क्या किया गया? ये हो गई आपकी कॉइल नंबर 1, ये हुई आपकी कॉइल नंबर 2. ठीक है, कॉइल 1 और कॉइल 2. ठीक है, कॉइल 2 में हमने क्या किया? मोशन किसको प्रोवाइड किया? नाउ वी प्रोवाइडेड मोशन टू कॉइल नंबर 2. ठीक है, कॉइल 2 को हमने मोशन
प्रोवाइड किया। ठीक है, कॉइल 2 को जब आपने मोशन प्रोवाइड किया तो अगेन क्या हुआ, जब आप इस कॉइल को टूवर्ड्स गैल्वेनोमीटर ले गए तो ये एक साइड में डिफ्लेक्शन इसने शो किया। ठीक, फिर आप उसी कॉइल को दूसरी साइड ले गए, यानी अवे फ्रॉम दिस पार्ट आप ले गए, कॉइल 1 से अवे ले गए, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अदर साइड आया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेंज होने का मतलब कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहली बार जब हम उसको पास ला रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है। ठीक, यानी पहले केस में, यानी जो आपको येलो एरो दिख रहा है उस केस में अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, इधर से इधर करंट जनरेट हुआ है, तो जब कॉइल 2 को आप अवे ले गए उस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में ब्लू कॉइल शो कर रही है या ब्लू जो एरो शो कर रहा है उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो गई, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो कॉइल 1 में जो करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये जो कॉइल 1 में करंट जनरेट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन, दिस इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन of coil 1 or I can say of coil 2 with respect to coil 1। coil 1 के रेस्पेक्ट में coil 2 का कुछ भी मोशन होता है, रिलेटिव मोशन अगर होता है तो वहां पर क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। ठीक, यही बात हमें पिछले एक्सपेरिमेंट में समझ में आई थी कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन किस किस के बीच में हो रहा था, रिलेटिव मोशन between coil 1 and बार मैग्नेट। ठीक है, कॉइल 1 और बार मैग्नेट के बीच में जो बार मैग्नेट produces current, ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह से थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इसी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ही उन्होंने एक और काम करके देखा। क्या करके देखा, कॉइल 2 को फिक्स कर दिया और कॉइल 1 को मूव कराया। ठीक है, कॉइल 2 को फिक्स करके और 1 को मूव कराया तो भी उन्होंने ये पाया कि जब कॉइल 1 कॉइल 2 के पास जाती है तो भी करंट इंड्यूस होता है। ठीक, और फिर अवे ले जाते हैं तो करंट इंड्यूस होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी गैल्वेनोमीटर की नीडल जब हम पास जाते हैं कॉइल 1 जब कॉइल 2 के पास जाती है तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, और जब कॉइल 1 कॉइल 2 से अवे जाती है तो वो अदर साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली रिलेटिव मोशन अगर है कॉइल 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 या कॉइल 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, देन यू विल डिटेक्ट सम करंट इन कॉइल 1, जबकि कॉइल 1 में कोई सोर्स नहीं लगाया है करंट का। ठीक है, केवल गैल्वेनोमीटर वहां पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट 3, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 में उन्होंने क्या कहा कि क्या इन दोनों कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन जरूरी है क्या, दोनों कॉइल्स के बीच में या बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या रिलेटिव मोशन जरूरी है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने अब की बार क्या किया, अब की बार दो कॉइल, वही दो कॉइल, कॉइल 1 एंड कॉइल 2, कॉइल 1 पे तो अगेन गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक, और कॉइल 2 पर अब की बार क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट की और उसके साथ एक की लगा दी। क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट की और उसके साथ एक की लगा दी। ठीक है, की लगाई तो ये हो गई आपकी कॉइल 1, ये हो गई आपकी कॉइल
2। ठीक है, अब उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ये हो गई आपकी की के। ठीक है, अब उन्होंने फाइंड आउट किया कि जब कॉइल 2 में करंट फ्लो कराने के लिए आप क्या करते हैं, इस की को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, की को क्लोज करते हैं जब हम। ठीक है, इस की को जैसे ही हम क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करते ही जैसे ही जस्ट क्लोज हुआ तो इस कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू होगा। ठीक, और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा, जस्ट आपने कॉइल टैप की, उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में कॉइल 1 में आपको गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, उसके बाद कॉइल 2 में जब करंट स्टेडी हो गया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन फिर से 0 पर आ गया। ठीक, और अब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कहाँ आ गया, एट मिडिल पॉइंट यानी 0 पर। ठीक, अब जैसे ही आपने की को फिर से ऑफ किया यानी की को ओपन कर दिया, तो ओपन करने के वक्त फिर आपने फाइंड आउट किया कि अब भी डिफ्लेक्शन हुआ और ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, यानी कि ये बात समझ में आ गई थर्ड एक्सपेरिमेंट में कि कॉइल 1 और कॉइल 2 के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये की को टैप करने से, जैसे ही की को टैप कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, और जब करंट स्टेडी हो जाता है तो कोई करंट नहीं जाता है, लेकिन फिर जैसे ही करंट कम होता है या की ओपन होती है तो फिर करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये बात उनके समझ में आई कि क्या हुआ। अब इन एक्सपेरिमेंट से फिर उन्होंने डेवलप किया इस ब्रांच को, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तीनों एक्सपेरिमेंट आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट में नो रिलेटिव मोशन वाज देयर, इन थर्ड एक्सपेरिमेंट नो रिलेटिव मोशन was present between coil 1 and coil 2, coil 1 and coil 2। ठीक है, कॉइल 1 और कॉइल 2 के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, फिर भी करंट इंड्यूस हुआ कॉइल 1 में। ठीक है, इंड्यूस होना का मतलब है कि वह आपने कोई टच नहीं कराया, उनको आपस में नहीं कराया, लेकिन वहां पर अपने आप जनरेट हो गया करंट, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, हमने जैसे करंट इंड्यूस हो जाता था जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि चार्जेस को डेवलप करने के 3 वेज हैं। एक तो आप उनको रब कर दीजिए दो ऑब्जेक्ट्स को तो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। दूसरा, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास या न्यूट्रल बॉडी के पास आप टच करा दीजिए, दैट इज बाय कंडक्शन। ठीक, और थर्ड हमने कहा था कि बाय इंडक्शन, यानी एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे तो भी वो पास वाली बॉडी को क्या कर देगी, उसमें करंट, उसमें चार्जेस इंड्यूस कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, और डिटेल में समझ में आएगा। पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ये तो तीनों एक्सपेरिमेंट आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन्ड है और इन्हीं के बेसिस पर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब हमें बात करनी है फर्स्ट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। We will talk about magnetic flux। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की हमें बात करनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, नॉर्मली पर यूनिट एरिया। यानी ये मान लो ये एक एरिया है, क्या है, ये एक एरिया है और इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही थी, उसी को हम क्या कह रहे थे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यानी यूं मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इट इज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. व्हाट वी कैन से, इट इज टोटल magnetic flux is total number of magnetic field lines. Total number of magnetic field lines passing through the surface normally. The surface normally. ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली. यानी मान लीजिए कि ये एक सरफेस है. क्या है? मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है ना. चलिए इसको ऐसे बनाते हैं. ठीक है, ये एक सरफेस है. ठीक है, इस सरफेस के अक्रॉस कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस हो रही हैं? जैसे मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इक्वली स्पेस्ड लाइंस होंगी. ठीक, और ये जो इक्वली स्पेस्ड लाइंस हैं ये क्या बनाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यानी अब इस एरिया में से इस एरिया में से कितनी लाइंस पास हुई? यहाँ से पास हुई 1, 2 एंड 3 लाइन. यानी कि यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3. यानी इस पर्टिकुलर सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली लाइंस कितनी हैं? 3. ठीक, अब इसकी जगह क्या कर दिया जाए? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको डेंस कर दिया जाए. क्या कर दिया जाए? मैग्नेटिक फील्ड डेंस कर दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड हाई कर दिया जाए. तो हाई करते ही क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस हो जाएंगी. ठीक है, डेंस कर देते हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी काफी हाई है, मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग है. स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है. ठीक, अब यानी कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो अब इस वाले सरफेस से नॉर्मली कितनी लाइंस पास हो रही हैं? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, इसका मतलब अब फ्लक्स कितना हो गया? 6. फ्लक्स बढ़ गया. 3 इट बिकम्स 2 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स से आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है. इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली. एक सरफेस से नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी भी पास हो रही है, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली, ध्यान रहे. नॉर्मली से क्या मतलब है हमारा यहाँ पर? परपेंडिकुलरली. ठीक है, तो सरफेस से परपेंडिकुलरली जितनी भी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस. उस सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वो होगा. ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स is equal to area of the surface multiplied by component of magnetic field B along component of magnetic field B perpendicular to area. ठीक, समझ में नहीं आया? यहाँ पर तो हमने क्या किया, सरफेस जो है सरफेस के नॉर्मली निकल रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दे रखी हो आपको?
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे दे रखी है, इस तरह से आपको क्या दे रखी हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और आपका सरफेस कैसा है, आपका सरफेस कुछ ऐसे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहीं पर वही सरफेस रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मली तो कैसे होता, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्मली अगर ये फील्ड लाइंस निकलती तो ये कैसे होती, कुछ ऐसे, इस सरफेस के नॉर्मली निकलती तो कुछ ऐसी होती। ठीक, लेकिन ये ऐसे नहीं होकर कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्मली नहीं निकल रही है। तो अब इसका फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करें, तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा। क्या है, ये जो है ये इसका एरिया वेक्टर है जो मैंने अभी ब्लू कलर से बनाया। ठीक, दिस इज एरिया वेक्टर। और इस एरिया वेक्टर के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रहा है थीटा, क्या बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड बी को, किसको, इस बी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर लेंगे, दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लेंगे। किन दो डायरेक्शंस में, तो ये जो रेड कलर से मैं बना रही हूँ इन दो डायरेक्शंस में, एक तो एक ही डायरेक्शन में, एक तो किसकी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, के पैरेलली बना रही हूँ, यानी एक ही डायरेक्शन में बनाना है एक तो। ठीक है, और दूसरा ए से नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी हमने क्या कर लिया, दो डायरेक्शंस यूज कर ली। दो डायरेक्शंस क्या यूज कर ली, एक तो बी वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट निकाल लिए। ठीक है, एक तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो कि नॉर्मली है इस सरफेस के, ठीक, और एक उसके पैरेलल, पैरेलल यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, क्या ये पार्ट इस सरफेस में से पास भी होगा, क्या नहीं, उसके पैरेलली निकल जाएगा। ठीक, इस सरफेस में से पास कौन सा पार्ट होगा, केवल जो पार्ट की जो कि इसका कॉस कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट, एडजेसेंट कंपोनेंट है, या कॉस कंपोनेंट ही केवल क्या होगा, पास होगा। समझ में ये बात। ठीक, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी एंगल पर हो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और आपको तब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो, तो उसके लिए आपको एक फिगर शो कर रही हूँ, उस फिगर से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला इरेज कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग एक फिगर बनाएंगे अब यहाँ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है। ठीक है, क्या है, ये आपका सरफेस है, दिस इज द सरफेस एट विच यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके थ्रू आपको मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां से इसका एरिया वेक्टर देखेंगे, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा इसका, इसका मान लीजिए यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है कुछ ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड इज along the blue line, this is the direction of magnetic field at this point। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया कहाँ, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, किधर होगा, एरिया वेक्टर रेड कलर से मैं बना रही हूँ यहाँ पर, इस पर्टिकुलर सरफेस से नॉर्मली, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर।
ठीक है, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना है, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो हम क्या करेंगे, या तो बी की डायरेक्शन में आप एरिया के कंपोनेंट्स निकाल लेंगे, या फिर एरिया की डायरेक्शन में आप बी की कंपोनेंट्स निकाल लें। तो यहाँ पर मैं बी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, जो कि मैं येलो कलर से शो कर रही हूँ। एक तो अलोंग ए, ठीक है, और एक उसके नॉर्मली इधर। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, एक ही डायरेक्शन में जो बी का कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी साइन थीटा। ठीक, तो ये जो बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये तो क्या हो जाएगा, इस सरफेस एस के पैरेलली निकल जाएगा। यहाँ से नॉर्मली पास होने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसलिए फ्लक्स का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, जो कि कितना हो जाएगा आपका, इसको हम मैं कह दूं कि बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ए यानी एरिया, और इसका कॉस थीटा। और हमें पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें ये तो हो गया इसका स्केलर फॉर्म फ्लक्स का, और ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब एक बात बताओ, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ऑफ कोर्स फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होगी, सॉरी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों होगा स्केलर, तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट से जो भी रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, स्केलर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो आपने उसमें भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या था, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर थीटा चेंज करते जाएंगे, यानी थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, उसी के करस्पॉन्डिंग क्या होता जाएगा आपको, थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू चेंज होगी, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू मिलती चली जाएगी। जैसे कि केस वन क्या, केस वन क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो बी डॉट ए कितना मिलेगा, फ्लक्स विल बी 0, कोई फ्लक्स पास, सॉरी cos 90 क्या होता है, cos 90 इज 0। ठीक है, cos 90 0 होगा, इसलिए यहाँ पर जब एंगल ए और बी के बीच में ये जो बी साइन थीटा कंपोनेंट था ये 90 डिग्री पर था ए के कंपेयर, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना मिल रहा था, इसकी वजह से 0। क्यों, क्योंकि ये इस सरफेस के पैरेलली पास हो जाएगा। ठीक है, यानी उसके अंदर से क्रॉस होगा ही नहीं, उसको पियर्स ही नहीं करेगा, वो उसके अंदर से छेद करके निकलेगा ही नहीं, वो उसके पैरेलली निकल जाएगा। ठीक है, ये तो यानी इस केस में फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स विल बी 0। ठीक, किस केस में, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, जब ये थीटा, ये केस 2, थीटा इज इक्वल टू आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब थीटा क्या रहेगा, 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए ये आपका सरफेस है ऐसे,
ठीक है, वेट अ मिनट, इसका एग्जाम्पल लिखिए पहले तो। ठीक है, इससे पहले वाले का जो फ्लक्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं। इसमें क्या होगा, जैसे ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका क्या है, सरफेस है ऐसे, ठीक, और इसी तरह से आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये इससे पास होगा? नहीं, या तो ये सरफेस के नीचे से निकल जाएगा या इस सरफेस के ऊपर से निकल जाएगा। और एरिया वेक्टर कहाँ होगा? एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया वेक्टर, और ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है, तो क्या ये यहाँ पर फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है क्या, सरफेस में से, इस सरफेस एस में से फ्लक्स पास हो रहा है? नहीं, इस सरफेस एस में से फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, इसके ऊपर और नीचे से पैरेलली निकल गया है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, इसका मतलब ये है कि ये आपका सरफेस, और अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अब इसका एरिया वेक्टर क्रॉस टाइप होगा। या यूं कह लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा 3D फिगर बनाने की कोशिश करूं, तो ये आपका सरफेस, ठीक है, और इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मली ऐसे, इस सरफेस के नॉर्मली होगा आपका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इस सरफेस के नॉर्मली एरिया वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, इसी डायरेक्शन में, यानी इसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी कैसे आया, ऐसे, ठीक। तो इस केस में आपके पास जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में यहाँ पर एंगल कितना है, ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ठीक, ये हुआ आपके पास एरिया वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई विल बी मैक्सिमम, दैट इज बी इंटू ए। ठीक है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स विल बी, मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी एसआई यूनिट होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज वीबर। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डब्ल्यू बी। ओके, और यहाँ पर डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू, तो फ्लक्स की डायमेंशन आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगी, m1 l2 m1 l2 t raised to the power -2 and a raised to the power -1. This is the dimension of flux. Okay, so for today's lecture this is enough. ठीक है।